गंडमूल यानी हम मूल शब्द सुनते हैं लोगों के अंदर एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। बात की जाती है, जब बच्चे का जन्म होता है पूछा जाता है, अरे भाई चेक कर लेना कि बच्चे का जन्म कहीं मूलों में तो नहीं हुआ है। ये वही मूल नक्षत्र है। अब मूलों में तो नहीं हुआ है शब्द क्यों आता है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि चूंकि यह नक्षत्र बिल्कुल संधि स्थान पर होता है, कोई भी गंडमूल नक्षत्र हो वह संधि स्थान पर होता है और संधि स्थान पर एक शून्य की स्थिति उत्पन्न होती है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही गहनता से, गहराई से इस शास्त्र का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ यह चाहते हैं कि आप लोगों तक जो ज्ञान पहुँचे वह ज्ञान पहुँचे जो शास्त्रों के अंतर्गत छुपा हुआ है। इस गहराई से आप सभी को अवगत होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कुंडली को खोलते हैं, आपकी कुंडली में आप देखते हैं, तो जो ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है वही आप लोगों को समझ में आता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद बहुत ही बारीक लक्षणों को देख सकते हैं और बहुत ही बारीक प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको हमारे साथ लगातार जुड़ना होगा और हमारी हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। हमने अभी तक बहुत सी श्रृंखलाएं चलाई हैं, बहुत सी श्रृंखलाएं हमारी वर्तमान में चल रही हैं और हम सभी श्रृंखलाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में से एक श्रृंखला है हमारी गंडमूल नक्षत्र की, जो हमने अभी अभी प्रारंभ की है, जहां हमने सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र के बारे में चर्चा की, क्योंकि हम युतियों के बारे में चर्चा करना चाहते थे। हम चाहते थे कि जहां दो नक्षत्र एक दूसरे से मिल रहे हों, तो जो पहली युति बनती है नक्षत्रों के क्रम में वह अश्लेषा और मघा की बनती है। यहां राशि भी बदलती है और साथ ही साथ नक्षत्र भी बदलता है। मेष से लेकर कर्क राशि तक हम सभी नक्षत्रों को पढ़ते हैं। मेष में अश्विनी गंडमूल नक्षत्र में आता है, उसके बाद कर्क में अश्लेषा गंडमूल नक्षत्र में आता है, तदुपरांत मघा सिंह राशि में गंडमूल नक्षत्र में आता है। तो पहली युति अश्लेषा मघा की बनती है और पूर्व में हम अश्लेषा नक्षत्र को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं और क्या क्या समस्याएं गंडमूल के कारण अश्लेषा नक्षत्र के जातकों में हो सकती हैं, उस बारे में हमने चर्चा पूर्ण कर ली है। इस श्रृंखला के जो वीडियो हैं, यानी आप अश्लेषा नक्षत्र के वीडियो की बात करें तो आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इससे पूर्व हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जहां हमने नक्षत्रों के बारे में विश्लेषण किया है शून्य से शिखर तक, आप उस श्रृंखला को भी यहां आई बटन में देख सकते हैं और प्रत्येक वीडियो में नक्षत्रों के बारे में जो विश्लेषण किया गया है उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्योंकि जब आप बेल आइकॉन का बटन दबा देते हैं तो उसके नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं और सभी नोटिफिकेशनों को ऑन कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुँचें। आज हम चर्चा कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र में ही द्वितीय नक्षत्र यानी कि मघा, यानी आज हमारा भाग 2 है। हम यहाँ मघा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मघा नक्षत्र, जैसे कि हम पूर्व में मघा नक्षत्र के वीडियो में पढ़ चुके हैं,
जल तत्व से संबंधित है, तामसिक गुण है और इसका गण राक्षस है। जब इस पर निवास करने वाले देवता की हम बात करते हैं तो पितृदेव इस पर निवास करने वाले देवता हैं। 5वें घर से यानी कि 5वें भाव से जुड़ा हुआ नक्षत्र है तो हम पितरों की बात करते हैं। 5वें भाव से हम हमारे पूर्वजों की बात करते हैं, पूर्व जन्मों की बात करते हैं। तो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो पूर्व जन्म से संबंध है, वह इस नक्षत्र के जातकों में परिलक्षित होता है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। गंड मूल यानी हम मूल शब्द सुनते ही लोगों के अंदर एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। बात की जाती है, जब बच्चे का जन्म होता है पूछा जाता है, अरे भाई चेक कर लेना कि बच्चे का जन्म कहीं मूलों में तो नहीं हुआ है। ये वही मूल नक्षत्र है। अब मूलों में तो नहीं हुआ है शब्द क्यों आता है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि चूंकि यह नक्षत्र बिल्कुल संधि स्थान पर होता है, कोई भी गंडमूल नक्षत्र हो वह संधि स्थान पर होता है और संधि स्थान पर एक शून्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तो संधि काल में जन्म लिए हुए जातक के जीवन में कुछ अद्भुतताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन मूल शब्द सुनते ही सबसे पहली जो एक बात लोगों के मन में उत्पन्न होती है वह एक होता है डर कि जातक का जीवन कहीं व्यर्थ तो नहीं हो गया, या जातक अपने सगे संबंधियों के ऊपर भारी होने वाला है। देखिए, कोई किसी पर भारी नहीं होता। जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, विभिन्न चरणों के विभिन्न फल होते हैं। कहीं माता के लिए थोड़ी समस्याएं होती हैं, कहीं पिता के लिए समस्याएं होती हैं, कहीं बड़े भाई के लिए समस्याएं होती हैं। महिला जातकों की बात करें तो सास, ससुर, देवर, इनसे संबंधित समस्याएं होती हैं। हाँ, वह समस्याएं होती हैं, लेकिन हम लोगों के मन में एक भ्रांति यह है कि चूंकि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो इसी के भाग्य के कारण उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी कुंडली को उठाकर देखें, यदि एक बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, किसी भी मूल में हुआ हो, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्वनी, इन 6 में से किसी भी मूल नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो विभिन्न चरणों में विभिन्न फल होते हैं। यानी किसी चरण में यदि बच्चा अपनी माता के लिए कष्टकारी है, यानी अगर उसका जन्म मूल के किसी चरण में हुआ है और उसकी माता को कष्ट बताया जा रहा है, तो आप माता की कुंडली को भी एक बार अवश्य जांचें। माता की कुंडली में भी आपको इस प्रकार के कुछ लक्षण मिल जाएंगे जो उसके स्वयं के जीवन में घातक सिद्ध हो सकते हैं, परेशानी वाले सिद्ध हो सकते हैं। और यह संयोग नहीं होता। ग्रहों की हर चाल बहुत सोची समझी होती है। इसलिए पहली बात तो अपने मन से यह भ्रांति निकाल दें कि चूंकि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है इसलिए उसकी माता या पिता या अन्य संबंधियों को कष्ट उत्पन्न हो रहा है। हाँ, बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विभिन्न चरणों में कुछ फल प्राप्त होते हैं। यह एक इंडिकेशन भी हो सकता है कि आप समझ जाएं आपकी कुंडली में भी वह फल प्राप्त होने वाले हैं, तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी कुछ उपचार कर लें, कुछ उपाय कर लें। मघा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं और किसी भी मूल नक्षत्र में यदि जातक जन्म लेता है तो जैसा हमने पूर्व में ही कहा, कुछ अद्भुतताएं उसके अंदर होती हैं, कुछ विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। सोच अलग होती है, थोड़ी हटके होती है। कुछ नक्षत्रों में जन्मे हुए जातकों में विशेष शक्तियां होती हैं, उन्हें वह शक्तियां प्राप्त होती हैं। हाँ, समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। यहां बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं कि यदि बच्चे का जन्म हुआ है कि तुरंत ही वह
माता या पिता के लिए भारी हो जाएगा, या माता पिता के जीवन में कुछ घटित हो जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है और हर बात समय के अनुसार चलती है। जरूरी नहीं है स्वास्थ्य में ही पीड़ाएं हों, आजीविका में भी पीड़ाएं हो सकती हैं, आपसी संबंधों में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आज के परिवेश में हमको कुछ बातों को थोड़ा हट के समझना होगा। अगर हम उसी लीक पर, उसी लाइन पर चलते रहेंगे तो बहुत सी भ्रांतियां स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगी। हम मघा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो हम मघा नक्षत्र के विभिन्न चरणों में जन्मे जातकों के वह नकारात्मक पहलू देखेंगे जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। साथ ही साथ कुछ हम सकारात्मक बातें भी करेंगे, जो हम पूर्व के वीडियो में जहां हमने मघा नक्षत्र को विश्लेषित किया है, आप यहां मघा नक्षत्र तक जा सकते हैं, तो उस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर विशेषताएं कितनी होती हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं मघा नक्षत्र के जातकों के जीवन में यदि नकारात्मकताएं उत्पन्न होती हैं तो उनके लिए उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। और याद रखिए, नकारात्मकताएं तभी उत्पन्न होंगी जब नक्षत्र में तो जन्म जातक का हुआ ही है, साथ ही साथ वह नक्षत्र पीड़ित भी हो। गुरु शुक्र की दृष्टि से वह दृष्ट ना हो रहा हो, पाप कर्तरी में वह राशि फंसी हुई हो, तो ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं जब हम नकारात्मकता की बात करते हैं। लेकिन यदि गुरु शुक्र से दृष्ट हो रहा हो, यानी कि शुभ ग्रहों से यदि वह नक्षत्र दृष्ट हो रहा हो, या शुभ नक्षत्रों के द्वारा उस नक्षत्र का वेद हो रहा हो, तो हम जातक के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां नहीं देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में हमें मेष नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब नक्षत्र जल तत्व का है और वह अग्नि में गिर गया है। मंगल सिंह, राशि सिंह है और नवांश मेष का, यानी दो अग्नि तत्व की राशियों से यह नक्षत्र परिपूरित हो रहा है। तो जल तत्व तो समझिए कि सूख गया। फिर नक्षत्र स्वामी केतु वायु तत्व है, तो यहां अग्नि और वायु का जो समावेश होता है वह थोड़ा अधिक मात्रा में हो जाता है। तो सूर्य, मंगल और केतु, हम इन तीनों के समावेश से समझ सकते हैं जातक ऊर्जावान होंगे, ज्ञानवान होंगे, अग्रणी नेता होंगे। आप टॉप लीडरशिप की बात कर सकते हैं, यानी जातक उच्च पदस्थ होता ही होता है। उच्च पदस्थ नहीं होगा तो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होगा, नाम प्राप्त करने वाला होगा, ख्याति प्राप्त करने वाला होगा। यह सभी विशेषताएं प्रथम चरण के जातकों में होती हैं। लेकिन हम जब गंडमूल वाले नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो यहां जातक के जीवन में पिता को कष्ट देके जाते हैं। यानी जिन जातकों का जन्म प्रथम चरण में हुआ है उन जातकों के जीवन में उनके पिता को कष्ट प्राप्त होती है। कष्ट किस प्रकार के होंगे? आजीविका से संबंधित हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, या जातक का और उसके पिता का जो एक सामंजस्य है वह कम हो सकता है, आपस में मतभेद बन सकते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां मूल नक्षत्र के प्रथम चरण के जातकों की अपने पिता के साथ देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में वही सूर्य की ऊर्जा है और वही केतु की ऊर्जा है। यहाँ जो एक ऊर्जा का समावेश होता है वह शुक्र की ऊर्जा का समावेश होता है। तो यहाँ हम नक्षत्र के जल तत्व की बात करेंगे और साथ ही साथ हम दूसरे जल तत्व की बात करेंगे शुक्र से। लेकिन यहाँ हम सिंह से और वृषभ से स्थिरता की बात करते हैं। जातक स्थिर प्रवृत्ति के होंगे, अड़िग प्रवृत्ति के भी हो सकती है। जातकों के जीवन में ग्लैमर होता है, ग्लैमरस जीवन होता है।
ग्लैमर की दुनिया में जीने वाले जातक हो सकते हैं, या कार्यक्षेत्र भी उनका इस प्रकार हो सकता है। हालांकि यहाँ जातक सादा जीवन उच्च विचार वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जातकों के जीवन में ग्लैमर देखा जा सकता है, कहीं कहीं जातकों को ग्लैमर की दुनिया में देखा जा सकता है। जातक सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, यहाँ की ऊर्जाएं इन्हें सफलता देती हैं। लेकिन जब हम गंडमूल के नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो यह चरण माता के लिए कष्टकारी होता है। माता के लिए कष्टकारी किस प्रकार से? वैसे ही जैसे पिता के लिए कष्टकारी। आजीविका में समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपसी संबंधों में समस्याएं हों जातक का अपनी माता के साथ। तो यह द्वितीय चरण हो गया। जब हम तृतीय चरण की बात करते हैं तो हम एकदम विपरीत आ जाते हैं। यानी यहाँ यह बात भी सिद्ध होती है कि यदि मूल में जन्म हुआ है तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कुछ नकारात्मकताएं देखने को प्राप्त होती हैं, लेकिन तृतीय चरण में इस प्रकार की कोई नकारात्मकता देखने को प्राप्त नहीं होती। जातक व्यावहारिक बुद्धि का होता है, व्यापारिक बुद्धि का होता है। यहां मिथुन राशि के नवांश के कारण बुद्ध की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो व्यावहारिकता, व्यापारिकता, धन जातक के जीवन में बहुधा मात्रा में दिखाई देता है। जातक धनवान होंगे और जातक अपने माता पिता के लिए भाग्योदयी साबित होता है। अब यहां आप यह भी कह सकते हैं कि जातक अपने माता पिता के जीवन में आया है, उनके लिए वह भाग्यशाली है। लेकिन जब हम नकारात्मक पहलू को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि माता पिता की कुंडली को भी देखें। तो हम सकारात्मक पहलू के समय पर भी यही कहेंगे कि माता पिता की कुंडली को भी देखें, उनकी कुंडली में भी भाग्योदय का समय अवश्य आ चुका होगा। फिर हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं तो चतुर्थ चरण के जातकों के जीवन में कर्क नवांश की ऊर्जा आती है, बाकी ऊर्जाएं वही हैं। अब यहां जल तत्व की भी अधिकता देखी जा सकती है, वायु और अग्नि तत्व तो है ही। यहां जो जल तत्व की अधिकता है वह चंद्र की अधिकता है। चंद्र जो कि पूरे संसार के जल का कारक है, शरीर के अंदर के जल का कारक है, यानी जो प्राकृतिक जल है उसका कारक है। और चंद्र मन है, तो यहां जो जातक उत्पन्न होते हैं यानी चतुर्थ चरण में वह भावुक होते हैं, मानसिक सुख प्राप्त करने वाले और मानसिक सुख देने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों के दर्द को समझने वाले होते हैं, केयरिंग नेचर जिसे कहते हैं। यानी लोगों के लिए इनके अंदर बहुत ही सकारात्मक विचार होते हैं। तो हम इस प्रकार से भी इस चरण के जातकों को समझ सकते हैं। अब नक्षत्र यदि पीड़ित है या कोई क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह उस नक्षत्र का वेद कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में नक्षत्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। और यह सिर्फ गंडमूल नक्षत्रों की बात नहीं है। हमने गंडमूल नक्षत्रों को सबसे पहले प्रारंभ कर दिया है। यह सभी नक्षत्रों के साथ में जुड़ी हुई बात है कि यदि नक्षत्र पीड़ित हो रहा है और उस नक्षत्र से संबंधित फल आपके जीवन में नकारात्मक आ रहे हैं तो उपाय उसके लिए भी करने चाहिए। लेकिन चूंकि हमने गंडमूल की श्रेणी प्रारंभ की है तो हम गंडमूल नक्षत्रों से संबंधित जो पीड़ाएं हैं उनके लिए यहां उपाय बताएं। तो मघा नक्षत्र के जातक जो किसी भी चरण में जन्मे हैं, हालांकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण यहां पर शांति परम आवश्यक है, तो मूल शांति करवानी चाहिए। मूल शांति का जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि आप 27वें दिन यदि मूल शांति कराते हैं तो सबसे उत्तम है, या फिर नक्षत्र स्वामी का अगला नक्षत्र जिस दिन भी आता है उस दिन भी आप मूल शांति करवा सकते हैं। अब आप मूल शांति नहीं करवा पाए हैं, आपकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है। अक्सर लोग यह कहते हैं, ज्ञानी यह कहते हैं कि यदि समय पर मूल शांति नहीं हुई तो बाद में मूल शांति कराने का कोई
फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आप कभी भी अपने जीवन में मूल शांति करवा सकते हैं। तो मूल शांति की एक प्रक्रिया होती है, शास्त्रोक्त प्रक्रिया से भी आप मूल शांति करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं से भी मंत्रों के जाप के द्वारा अपने नक्षत्र को पीड़ा से बचाते हुए स्वयं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या उपाय करने चाहिए, यहां हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है, क्योंकि मघा नक्षत्र के देव पितृदेव हैं, हम पितरों की बात करते हैं, तो पितरों की आराधना करनी चाहिए, पितृदेव की आराधना करनी चाहिए। अमावस्या पर और श्राद्ध के दिनों में आप बरगद पर जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही श्राद्ध के दिनों में सभी 16 दिन आप एक दीपक बरगद पर अवश्य रखें पितरों के निमित्त, और जल आप बरगद पर नित्य चढ़ाएं। और अमावस्या पर तो आपको चढ़ाना ही चाहिए, पूरे साल चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो यही हो गया। फिर जिस दिन यह नक्षत्र चंद्र गोचर कर रहा हो, उस दिन से आप उपाय प्रारंभ कर सकते हैं मंत्र जाप के। आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि बीज मंत्र आप अपने गुरु से अगर लेते हैं तो अधिक प्रभावशाली होता है। और यदि आप स्वयं से कहीं से पढ़कर या सामान्य वीडियो में सुनकर बीज मंत्र ले रहे हैं, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन आपके किए का प्रभाव होगा ही होगा। तो आप कर सकते हैं। जो इसका बीज मंत्र है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बीज मंत्र नहीं बताए थे, और यही कहते हुए नहीं बताए थे कि आप इसे अपने गुरु के द्वारा ही प्राप्त करें। तो हम यहाँ पर आपको बीज मंत्र बता देते हैं। आप अपने गुरु के द्वारा इस बीज मंत्र को प्राप्त करें, उन्हें दक्षिणा दें। तदुपरांत आप इस बीज मंत्र का प्रयोग करें और इसका जाप करके अपने जीवन में सकारात्मकता पैदा करें। बीज मंत्र मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ओम घम, और दूसरा है ओम गम। तो आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं अपने गुरु से प्राप्त करके। तीसरा उपाय है शिव उपासना और मां काली की उपासना। यानी कि यदि मघा नक्षत्र के किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ है और आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, मां काली की उपासना करते हैं, तो आपके नक्षत्र के सभी दोषों का निराकरण हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, पूरा समर्पण भाव आपका होना चाहिए। फिर आता है मघा नक्षत्र का जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना। किसी भी मंत्र को आप कम से कम 108 बार जाप करें, यानी कि एक माला। और जिस दिन चंद्र मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहा हो, उस दिन से प्रारंभ करके नित्य नियम से, बिल्कुल नियम अनुसार, समय अनुसार आने वाले 27 दिन तक, यानी जिस दिन चंद्र पुनः मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहा हो, उस दिन तक आपको यह जाप करना है। उसके बाद में आप अपना हवन करें, यज्ञ करें, इसी मंत्र के द्वारा आहुतियां दें और इसका समापन करें। तो यह आपके स्वयं के द्वारा भी उपचार हो सकता है। और यदि आप जीवन भर इस मंत्र को जपते रहेंगे तो आप यकीन जानिए आपके जीवन की सारी नकारात्मकताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जो भी नकारात्मकताएं नक्षत्र के पीड़ित होने से आती हैं, वह यहां मैं आपको मंत्र का उच्चारण करके बता रहा हूं, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र लंबा है, लेकिन यदि आप इसे अभ्यास में ले लेंगे तो बहुत ही कम समय में यह मंत्र आपको याद हो जाएगा। उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा।
ओम पितृभ्य स्वधा येभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधा येभ्य स्वधा नमः, प्रतिपितामहेभ्य स्वधा येभ्य स्वधा नमः, अक्षण पित्रोमि मादांत अत्रिय पंत पितरा पितरा शुंधध्यम। आप इस मंत्र का जाप 108 बार नित्य नियम से कर सकते हैं। तो यह सामान्य उपाय हमने आपको बताए हैं मघा नक्षत्र के, और मघा नक्षत्र की पीड़ाओं को भी बहुत संक्षिप्त रूप से आपको बताया है। हालांकि मूल नक्षत्र में जन्म लेने की पीड़ाएं कम हैं। किसी भी नक्षत्र में यदि जातक का जन्म होता है और वह नक्षत्र पीड़ित होता है तो पीड़ाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए मूल नक्षत्र के नाम से बिल्कुल न डरें। हाँ, कुछ नकारात्मकताएं यदि दिखाई देती हैं तो उनके आप स्वतः उपचार करें। आज जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, यदि वह आपको उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि हम गहराई को छू पाने में सफल हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इस श्रृंखला में हम जो अगला पाठ लेंगे वह लेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंधित। हम ज्येष्ठा नक्षत्र में क्या क्या पीड़ाएं हो सकती हैं, विभिन्न चरणों में जातकों का जन्म होता है, तो वहाँ किस प्रकार की पीड़ाओं का सामना जातक को करना पड़ सकता है, जातक के जीवन में किस प्रकार की पीड़ाएं हो सकती हैं, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।